हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। और आइए, इस वीक में बहुत ही अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं और लास्ट वीक में भी बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स थे, तो उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम डॉलर की बात करते हैं। द फेड में हैव सरप्राइज मार्केट्स व्हेन इट स्लैश रेट्स बाय लार्जर देन एक्सपेक्टेड 50 basis point at its September meeting, but it's important to highlight that policymakers have not yet declared victory over inflation. And whilst the decision to kick off the easing cycle with a larger increment can be interpreted as a dovish move, Fed officials are not anticipating further big reductions, and 25 basis point rate cuts are more probable if the latest dot plot is to be believed. तो फेड ने सरप्राइज किया सभी को। 25 बेसिस पॉइंट हमने भी आपको बोला था कि भाई एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट आएगा। 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर आता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे घुस जाएगा, 200-300 पे पा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारी एनालिसिस नहीं सही हुआ, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट एक तो अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, मेरे को ये गिल्ट हो रहा था कि भाई कहीं मेरा तो एनालिसिस गलत नहीं हुआ। फिर मैंने अभी लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ा जिसमें ब्लैक रॉक ने आके बोला, जेपी मॉर्गन ने बोला, मॉर्गन स्टैनले ने बोला, सिटी बैंक ने बोला, जितने भी बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जो फॉरेक्स मार्केट के मेजर प्लेयर्स हैं, उनके जब फंड मैनेजर्स के स्टेटमेंट्स आए कि भाई व्हाट फेड हैज डिड इज रियली अनएक्सपेक्टेड मूव, उन्होंने क्यों ऐसा मूव लिया, तो कुछ ने बोला कि हो सकता है पॉलिटिकल दबाव में आके लिया हो। किसी ने कुछ बोला कि भाई इकोनॉमिक डेटा के फेवर में नहीं था, भाई ऐसा अभी सही टाइम नहीं था करने का। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर दर्शाता है डॉलर के लिए। तो 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस नहीं करना चाहिए था। तो सबके अपने अपने लॉजिक थे। तो मेरे को भी लगा कि यार मैं अपनी जगह सही था। तो मैं ही नहीं बल्कि जो बाजार के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो उसके बाद भी सेलिंग नहीं आई। सेलिंग आनी चाहिए थी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि भाई फेड ऑफिशियल्स ने बहुत बड़ा आने वाले महीनों के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे कि भाई हम रिड्यूस अब बहुत ज़्यादा करेंगे। नवंबर में आपके इलेक्शंस हैं, तो 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा दिसंबर से पहले कोई भी कट नहीं होगा। तो इसका एक ये कारण रहा है कि जिस वजह से डॉलर के अंदर आपको सेलिंग देखने को नहीं मिली। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, नीचे आना चाहिए था, लेकिन फर्दर कोई उनको लगा कि भाई अब ये इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा। अब इसको भी थोड़ा सा आप समझो कि मान के चलो इस साल में उनको एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि भाई 115 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होंगे, विच इज नेगेटिव फॉर द डॉलर। अब 115 बेसिस पॉइंट में से आपके 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो गए। 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो गए, बच्चे कितना? 65 बेसिस पॉइंट। यानी इतना रिड्यूस और होना चाहिए था आपका दिसंबर तक। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि केवल हम 25 बेसिस पॉइंट तक का भी बिलीव करते हैं। जो डॉट प्लॉट होता है, इनके एक प्रेडिक्शन फॉर्मूला होता है, प्रेडिक्शन टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंगली 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा। तो यानी 65 बेसिस में से केवल 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होगा। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा डॉलर के लिए। इसकी वजह से डॉलर के अंदर आपको सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स हैं, ये एट द टाइम ऑफ इवेंट लोगों को समझ में नहीं आती, हमें भी समझ में नहीं आती है। ये तो जब 1-2 दिन चीजें हो जाती हैं तब मार्केट में पता लगता है कि भाई ऐसा चीज होने वाला है। तो देखो, जो चीज मार्केट को कौन मूव कर रहा है? मार्केट को बड़े प्लेयर्स मूव कर रहे हैं। अगर मेरे को पहले पता लग जाए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं मार्केट को मूव नहीं कर सकता। मार्केट में जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा मैं मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें एट द टाइम ऑफ इवेंट इम्पेशेंट नहीं होना है, चाहे 1-2 दिन बाद हम ट्रेड करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इवेंट पे ट्रेड करना समझदारी का काम नहीं होता है। अब 1-2 दिन मैंने एनालिसिस कर लिया ना, समझ में आ गया मेरे को, अब मैं ट्रेड बना सकता हूँ आराम से, बहुत बढ़िया। अब इस वीक में जो डेटा है वो कौन सा है आपका? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन आर ड्यू ऑन फ्राइडे along with personal income and consumption numbers. In July, headline PCE was unchanged at 2.5%, while core PCE held steady at 2.6%. Both appear to be flatlining above the Fed 2% goal. However, when looking at the 6-month annualized figure, अगर हम PCE डेटा का 6 महीने का annualized figures अगर देखते हैं, तो there was a sharp drop in July numbers. जुलाई के अंदर अच्छे ड्रॉप्स आए हैं, suggesting that the PCE gauges will resume and decline over the coming month. यानी आने वाले महीनों में भी PCE डेटा नेगेटिव आ सकता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि फेड डिसीजन टू लोअर रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ 25 बेसिस पॉइंट। यानी उन्होंने इस बात को डिस्काउंट किया कि आने वाले महीनों में भी आपका जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि एक इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, ये रिड्यूस हो सकता है, जिसके कारण हम 2% का जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो उसको चक्कर में उन्होंने पहले ही इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, फ्राइडे डेटा से पहले मंडे को आपका S&P ग्लोबल फ्लैश PMI डेटा है सितंबर का, मंडे को, और इस पे सबकी नज़र रहेगी। अगर कोई भी इस डेटा में नेगेटिव आता है फ्लैश PMI नंबर्स में, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेगा। ट्यूसडे को आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है आपका सितंबर के अंदर, और ये भी आपके कई सारे ऐसे हाउसिंग इंडिकेटर्स नंबर है वो भी आएंगे आपके वेडनेसडे को। ड्यूरेबल गुड
ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स डेटा आएगा, फाइनल जीडीपी डेटा आएगा Q2 का थर्सडे को। तो ये सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो नंबर्स है ना, ये आपके जीडीपी को बताता है, ये आपके रिटेल सेल्स डेटा को बताता है, ये आपके आने वाले सीपीआई डेटा के बारे में बताता है। तो ये नंबर्स अगर सारे पॉजिटिव हैं तो डॉलर के लिए बहुत अच्छे सेंटीमेंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर मंडे से ही आपका पीएमआई नंबर खराब आना चालू हो गया, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर खराब आना चालू हो गया, फिर समझो कि डॉलर के अंदर वीकनेस अभी भी बची हुई है और आने वाले कुछ ही टाइम में डॉलर और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये सारे डेटाज नंबर अच्छे आने लगे तो डॉलर इंडेक्स आपका वापस से बाउंस बैक मारेगा। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी बात करेंगे। यूरोजोन, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक कट इंटरेस्ट रेट फॉर द सेकंड टाइम इन सितंबर। यूरोजोन ईसीबी जो सेंट्रल बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए, बट गेव लिटिल इंडिकेशन ऑफ द पेस ऑफ फ्यूचर रिडक्शन। यानी उन्होंने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि भाई हम लोग आगे जाके और भी रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरो में तेजी आपको देखने को मिली। एक तो डॉलर के वीकनेस के कारण, दूसरा यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉरवर्ड गाइडेंस ना देने के ऊपर कि भाई हम हो सकता है आगे इंटरेस्ट रिड्यूस करें ना करें, क्योंकि बाजार हमेशा आने वाले महीनों के बारे में इंडिकेशन चाहता है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले महीनों में क्या, ये मैं हमेशा बोलता हूं आपको। तो फॉरवर्ड गाइडेंस में सारा गेम होता है फॉरवर्ड गाइडेंस का। जो डेटा आया उसका इतना गेम नहीं होता है जितना गेम होता है फॉरवर्ड गाइडेंस का होता है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यूके पीएमआई नंबर्स हैं आपके। द फ्लैश पीएमआई विल लाइकली likewise be a major focus in the United Kingdom. The Bank of England has followed the ECB lead by not committing to a specific easing path, albeit a 25 basis decrease in November is extremely anticipated after policymaker remain steady in September. सितंबर में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया, जिसके कारण जीबीपी में आपको तेजी देखने को मिली। और ये लास्ट वीक तो हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कोई भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेगा, और ये एक्यूरेसी हमारी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट रही। नवंबर में 25 बेसिस पॉइंट आपका डिक्रीज हो सकता है, लेकिन मेरे को इसके भी चतानी चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ईसीबी ने अगर रिड्यूस नहीं किया तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो जीबीपी मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है एज कंपैरिजन टू यूरो। फाइनली इन जापान, द फ्लैश पीएमआई आर अप फर्स्ट ऑन द एजेंडा ऑन ट्यूसडे बिफोर सीपीआई फिगर्स फॉर द टोक्यो रीजन कम विद इन इन्वेस्टर radar on Friday. Market are undecided if the Bank of Japan will hike interest rate again this year or not. ठीक है, अगर PMI number shows the economy is maintaining the recovery that got underway in Q2 and that's another uptick in the Tokyo CPI numbers, the yen might be able to resume its uptrend. अगर ये PMI numbers आपके अच्छे आ जाते हैं तो जो येन है, येन आपका ऊपर जाएगा, और येन अगर ऊपर जाएगा तो USD JPY, GBP JPY, यूरो JPY सब आपके नीचे आ सकता है। तो ट्यूसडे को आपको PMI नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। फिर आता है द स्विस नेशनल बैंक विल बी द फाइनल मेजर सेंट्रल बैंक टू अनाउंस इट्स पॉलिसी डिसीजन इन सितंबर। लाइक द फेड देयर इज अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड द साइज ऑफ द कट। जैसे फेड में अब इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी थी, भाई कितना कटेगा, 25 कटेगा, 50 कटेगा, तो स्विस नेशनल बैंक के ऊपर भी बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है कि भाई कितना कटेगा। इन्वेस्टर प्राइसिंग कर रहे हैं 60% प्रोबेबिलिटी की 25 बेसिस पॉइंट कटना चाहिए, लेकिन बाकी के जो 40% लोग हैं वो 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है जैसे कि फेड ने रिड्यूस किया, आपका ये भी रिड्यूस कर सकता है। नो रेट कट इन ऑस्ट्रेलिया प्रायर टू दी एसएनबी मीटिंग। स्विस नेशनल बैंक से पहले मीटिंग है, इट विल बी टर्न ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू अनाउंस द डिसीजन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी। ऑल्दो इन्फ्लेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड टू कम डाउन अगेन, टेकिंग द प्रेशर ऑफ द आरबीआई टू हाइक इंटरेस्ट रेट फर्दर, ए कट सीम्स सम वे ऑफ। यानी अगर इन्फ्लेशन नंबर्स आपके ऑलरेडी कंट्रोल में है तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की सोच सकता है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि ट्यूसडे को आपका मॉनेटरी पॉलिसी है और वेडनेसडे को ही आपके सीपीआई नंबर्स है एक दिन बाद। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेटेस्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये नहीं, वो आइडिया नहीं कि सीपीआई डेटा कैसे निकलेगा। अगले दिन सीपीआई डेटा है, उनका गवर्नमेंट है, उनका डिपार्टमेंट, उनको नहीं पता सीपीआई नंबर्स क्या आएंगे। तो ये सब कहने की बात है, ठीक है। तो सीपीआई नंबर्स अगर रिड्यूस होकर आएंगे तो वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज चांसेस यही है कि अभी जो डेटा मूवमेंट मेरे को समझ में आया है प्राइस एक्शन के थ्रू, वो अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया फंडामेंटली। अब हम चलते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स के ऊपर आते हैं। डॉलर इंडेक्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट बार बार इसी लेवल पे, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाया, फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाया, फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाया। तीन बार बुलिश एनगल्फिंग बनाने का मतलब क्या है कि जो 100.50 का लेवल है डॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, विक जारी है, लेकिन देखो कैंडल की किसी की भी बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे डिमांड है। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया ड्यूरेबल गुड ऑर्डर डेटा आएगा, जीडीपी डेटा आएंगे, पीएमआई नंबर्स आएंगे, पीसी डेटा, तो ये सारे नंबर्स अगर नेगेटिव आए तो डॉलर कहीं ना कहीं इन लेवल को तोड़ के नीचे 99.50 डॉलर तक गिर सकता है। और ये वीक कब होगा उसका आप एक ही तरीका मानो
कि अगर 2 घंटे के चार्ट में 100.50 के नीचे बंद हो जाता है डॉलर इंडेक्स और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तब समझ लेना अब ये वीक हो गया और 99.50 आएगा। जब तक ये ऐसे ही वीक बना रहा है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। ये वापस 101.60 और 102 डॉलर तक आपका अप्रोच कर सकता है, यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी पकड़ सकता है। यूरो यूएसडी, अगर डॉलर इंडेक्स भगेगा तो यूरो गिरेगा और डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो यूरो भगेगा। तो इसका जो लास्ट लेवल है आप शॉर्ट बना सकते हो यहाँ पे 1.1200। अगर 2 घंटे के चार्ट में 1.1200 के ऊपर बंद हो जाता है यूरो यूएसडी, यहाँ से डबल से बाई कर लेना। स्टॉप लॉस आपका 1080 का, ये जो प्रीवियस स्विंग लो ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर तक के 1.1400 तक के आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। जब तक ये 1200 का लेवल ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 1200 का एसएल रहेगा, टारगेट आपका 1120 और 1100 तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। जीबीपी यूएसडी इज मच स्ट्रॉन्गर देन दी यूरो यूएसडी। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया, इसने देखो कितना बढ़िया हायर लो बना रहा है। तो मेरे को लगता है ये 3600 तक चला जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये 3600 तक जाएगा तो डॉलर को तो नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो काउंटर करेंसी डॉलर है और जीबीपी और यूरो का पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यूरो अगर जीबीपी चलेगा तो यूरो यूएसडी को भी चलना चाहिए। तो इस वक्त मैंने यूरो आपको बाय पोजीशन दे रहा हूं, मैं जीबीपी यूएसडी के अंदर यूरो में शॉर्ट दे रहा हूं। लेकिन जीबीपी जब मान के चलो भग गया तो यूरो भी भगेगा। तो यूरो में मैंने आपको 1200 के ऊपर बाय बोला है, तो यूरो को आप उसी को फॉलो करो, क्योंकि ये एक हैज बन गया आपके लिए। मान के चलो आपने जीबीपी बाय कर लिया और यूरो गिर गया तो ऑब्वियस बात है ये भी कहीं ना कहीं 3200 तक आएगा। तो यूरो में आपका 60 पिप का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जीबीपी में आपको प्रॉफिट एसएल नहीं काटना है, जीबीपी का एसएल रहेगा 3150 का। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता डेली चार्ट पे तब तक ये तेजी में, तो ये आपको जरूर डाउनफॉल दिखा सकता है। अगर यूरो गिरा तो यूरो में प्रॉफिट बुक होगा, इसमें केवल लॉस होगा, ट्रेड रनिंग रहेगा लॉस में। लेकिन फिर यूरो जब बाउंस बैक देगा तो ये भी बहुत अच्छा बाउंस बैक आपको देगा और ये 3300-3400 तक जा सकता है। और ये और तेजी पकड़ेगा अगर डॉलर इंडेक्स ने 100.50 के नीचे बंद हो गया तो। जीबीपी जेपीवाई ट्यूसडे को आपका जो बैंक ऑफ जापान का सीपीआई का डेटा है वो एक बहुत डिसीजिव मेकिंग कॉन्सेप्ट है, उस पर जरूर ध्यान रखना। सब रेजिस्टेंस नियर बाई है। ऑलरेडी हम कई हफ्तों से इसमें बाय ट्रेड आपको रिकमेंड कर रहे हैं, 2 हफ्तों से बाय करो बाय करो बाय करो। हमारे सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। 190 191 तक के टारगेट दिए थे, सारे अचीव हो गए हमारे। अभी इस लेवल पे हम कोई भी रिकमेंडेशन हमारी नहीं है। एयूडी यूएसडी पे सारा डेटा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है जैसे भी आए, ज्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। केवल आप ये देखो रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा, तो 6800 से मैं केवल 6900 तक, बस ये 100 पिप की मूवमेंट है, इसी में ऊपर नीचे करेगा और फिर नीचे 6700 तक भी ये आ सकता है। तो स्ट्रेटेजी क्या बनानी है कि जितना ये 6900 के आसपास जाता है यहाँ पे आपको सेल ट्रेड लेना है, और जितना ये 6700 के आसपास आता है आपको बाय ट्रेड लेना है। इसका एसएल आपका 6640 का रहेगा। 6700 पे जो बाय करोगे और जो 6900 पे आप के आसपास शॉर्ट करोगे उसका एसएल आपका 6964 का रहेगा। बस ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी। बीच में आपको कोई भी ट्रेड इसमें नहीं लेना है, मिलता है मिले, ट्रेड नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डिसिप्लिन अप्रोच से आप ट्रेड करोगे इसके अंदर। यूएसडी कैड मेरे को डॉलर इंडेक्स तेज लग रहा है तो ये भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बाय करो। 3470 का एसएल रहेगा। पहले भी मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, ये ऊपर का ही टारगेट है, 3700 तक जा सकता है, उसको बाय करके चलो। यूएसडी सीएचएफ बाय करके चलो। आपका 8400 का एसएल है, 84 के नीचे बंद हो गया एग्जिट, नहीं तो ये 8650 तक जा सकता है आपका। गोल्ड मैंने आपको पहले बोला था बाय कर लो, 2600 के ऊपर बाय करेगा तो 2625 2650 जाएगा। इसको अभी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। पूरे हफ्ते में अगर ये 2650 जाता है, 2655 जाता है तो यहाँ पे आपको सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। 2675 पे अपना एसएल देना है और प्रॉफिट जहां भी आप कंफर्टेबल अपने हिसाब से आप प्रॉफिट को बाय कर सकते हो। दूसरा, इस हफ्ते में अगर ये 2580 के आसपास आता है या 2590 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2560 आपका एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो टारगेट आपको 2650 से 2670 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ओवरऑल यह है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी आपकी इसके अंदर रहनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी ट्रेड हमने आपको दिया है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिया है। हमारा कोई भी प्रॉफिट लॉस में हमारा आपके साथ कोई भी हिस्सेदारी या कोई भी लायबिलिटी हमारी तरफ से नहीं है सर। कोई भी ट्रेड आप लेते हो उसमें लॉस प्रॉफिट होता है, उसमें आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कोई भी आप ट्रेड लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। ये सिर्फ एक एजुकेशन कंटेंट है जो हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट एजुकेशनल वाला पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें सर, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट दें। थैंक यू सो मच।